नमस्कार दर्शकों, मैं हूं नाविका कुमार और आप जुड़ रहे हैं मेरे साथ सवाल पब्लिक का शो पर। बांग्लादेश में क्या होने वाला है, इसे लेकर सस्पेंस बढ़ता ही जा रहा है। बेहद तनाव वाले हालात में खालिदा जिया के बेटे और बीएनपी के कार्यकारी अध्यक्ष तारिक रहमान ढाका लौट रहे हैं। वहीं कट्टरपंथी अभी भी चुन चुन कर बांग्लादेश में हिंदुओं को निशाना बना रहे हैं। चट्टगांव में हिंदुओं पर हमले की नई तस्वीरें बंगाल बीजेपी ने अपने आधिकारिक एक्स हैंडल पर शेयर की हैं। बताया जा रहा है कि जब हिंदू परिवार सो रहे थे तो कट्टरपंथियों ने घरों को बाहर से बंद कर उनमें आग लगा दी। इससे पहले दीपू दास की निर्मम हत्या की तस्वीरें हम सबने देखी हैं। हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार के खिलाफ हिंदुस्तान में लगातार प्रोटेस्ट हो रहे हैं। ये तस्वीर आज की है जब प्रदर्शनकारी उत्तरी 24 परगना के इंडो बांग्लादेश बॉर्डर तक पहुंच गए और यूनुस सरकार में यूनुस का पुतला फूंका। कहने के का मतलब है कि पूरे देश का सेंटिमेंट बांग्लादेश के अल्पसंख्यक हिंदुओं के साथ है। दूसरी तरफ कांग्रेस के कुछ नेता उन कट्टरपंथियों को जस्टिफाई करने में लगे हैं जिन्हें हिंदू लिंचिंग के लिए जिम्मेदार माना जा रहा है। कांग्रेस के सीनियर नेता दिग्विजय सिंह ने बांग्लादेश में जो हो रहा है उसे भारत में अल्पसंख्यकों के साथ हो रहे एक्शन का रिएक्शन बता दिया। कांग्रेस नेता राशिद आलवी एक कदम आगे जाकर बांग्लादेश की कट्टरपंथी सरकार की तुलना मोदी सरकार से ही कर रहे हैं। कांग्रेस सांसद इमरान मसूद हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार के खिलाफ हो रहे प्रदर्शन पर ही सवाल उठा रहे हैं। मतलब कांग्रेस कमोबेश वो नैरेटिव सेट करने में जुटी दिख रही है जो कहीं ना कहीं कट्टरपंथियों का नैरेटिव है, जबकि फैक्ट बिल्कुल अलग है। बांग्लादेश में मारे गए कट्टरपंथी नेता उस्मान हादी के भाई शरीफ उमर हादी ने उस्मान की हत्या के लिए यूनुस सरकार को जिम्मेदार ठहराया और आरोप लगाया है कि चुनाव रोकने के लिए ये सब किया गया। सोचिए, हादी की मौत के बाद बांग्लादेश में इंडिया विरोधी सेंटिमेंट भड़काया गया, जो पहले दिन से पाकिस्तानी साजिश दिख रही थी। ढाका पुलिस ने भी फैक्ट के आधार पर हादी की हत्या में भारत कनेक्शन को खारिज कर दिया। अब सवाल है कि फैक्ट कुछ और है तो कांग्रेस के कुछ नेता क्या साबित करना चाहते हैं। ऐसे में पब्लिक पूछ रही है सवाल, क्या वोट बैंक की राजनीति के लिए कांग्रेस कट्टरपंथियों को कवर फायर दे रही है? ये सवाल आज पब्लिक का है। बांग्लादेश में हिंदुओं के साथ हो रहे अत्याचार के खिलाफ देश का सेंटिमेंट क्या है, इसकी एक झलक आज हुए विरोध प्रदर्शन में साफ साफ दिखी। प्रोटेस्ट करने वाले बांग्लादेश बॉर्डर तक पहुंच गए। क्या कह रहे हैं उसे आप खुद सुनिए। फांसी देते হবে, ইনুসরে ফাঁসি দাও, ইনুসরে ফাঁসি দিতে হবে, ইনুসরে ফাঁসি দিতে হবে। जय हनुमान, जय श्री राम, जय श्री राम। यहाँ पे तमाम लोग कह रहे हैं, क्या कहेंगे आप लोग आए हैं प्रदर्शन में? हम लोग प्रदर्शन कर रहे हैं, बांग्लादेश में जो दीपू दास का हत्या हुआ है उसी का नारा लगा रहे हैं हम, उसका नए विचार चाहिए। बांग्लादेश सरकार, यूनिट सरकार को हम लोग जनाने आए, इधर का हिंदू जाग गया है कि दूसरा कोई हमारा हिंदू को अगर कुछ कर दिया तो हम लोग ये बैरिकेड भी तोड़ देंगे। इस बीच बांग्लादेश में उस्मान हादी की हत्या को लेकर ढाका पुलिस और सीआईडी की जांच में बड़ा खुलासा हुआ है। हत्या के मुख्य आरोपी फैसल करीम मसूद के खिलाफ लुकआउट नोटिस जारी किया गया है। फैसल करीम मसूद के खातों से 67 लाख टका यानी कि 67 लाख जो टका हैं वो जब्त किए गए हैं, जबकि 127 करोड़ टका के वित्तीय लेन देन की जानकारी भी सामने आई है। इससे साफ है कि हत्या के पीछे बड़ा आर्थिक और संगठित नेटवर्क हो सकता है। पुलिस के मुताबिक आरोपी फैसल बांग्लादेश में ही छिपा हो सकता है, लेकिन भारत के कुछ नेता ऐसे हार्ड फैक्ट को छोड़ बांग्लादेश के हालात को भारत के अल्पसंख्यकों से जोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। सुनिए कांग्रेस नेताओं के बयान, वो क्या कह रहे हैं। देखिए, बांग्लादेश में जब से इस प्रकार का जो आंदोलन होकर सरकार बदली है, वहाँ वो सारे तत्व हैं जो कि धार्मिक उन्माद फैलाकर राजनीति करते हैं।
जिनका विरोध शेख हसीना करती थी, जिनका विरोध शेख मुजीब साहब ने किया था। ये जो हालात हमारे देश में हैं, यहाँ वही धर्मांध फैलाने वाले कट्टरपंथी ताकतें जो हैं, जिस प्रकार से अल्पसंख्यक समुदाय के खिलाफ जो कार्रवाई कर रहे हैं, वही रिएक्शन वहां पर उस प्रकार का हो रहा है। दिग्विजय जी ने बिल्कुल ठीक कहा है। बांग्लादेश के अंदर कट्टरपंथियों की सरकार आ गई है, भारत के अंदर भी कट्टरपंथियों की सरकार आ गई है। वहां पर हिंदुओं पर जुल्म हो रहा है, मंदिरों को तोड़ने की बात हो रही है, भारत के अंदर मस्जिदों पर हमला हो रहा है, घरों पर मुसलमानों के बुलडोजर चलाया जा रहा है। यहाँ भी कट्टरपंथी एक समुदाय के खिलाफ काम कर रहे हैं, सरकार काम कर रही है। बांग्लादेश के अंदर भी यही हो रहा है। इनके बयान सुनकर आप भी सोच में पड़ गए होंगे कि इससे ये क्या हासिल करना चाहते हैं। मेरे ख्याल में दो वजहें हो सकती हैं। एक, तुष्टीकरण के जरिए वोट बैंक की राजनीति, और दूसरा नरेंद्र मोदी का विरोध। भले ऐसे नैरेटिव देश के खिलाफ ही क्यों ना चले जाएं, लेकिन किसी भी फैक्ट की एक खूबसूरती होती है, वो किसी खास नैरेटिव के लिए नहीं बदल जाता। कांग्रेस के ऐसे हर नैरेटिव बार बार फैक्ट के पैमाने पर फुस हो जाते हैं, चाहे वो नरेंद्र सरेंडर का हो, चाहे डेड इकोनॉमी का हो, चाहे वोट चोरी का ही क्यों ना हो, और अब बांग्लादेश को लेकर हो। हादी को लेकर भी पूरी थ्योरी उल्टी पड़ गई। अब बताइए, जो मारा गया उसका भाई कुछ और कह रहा है, बांग्लादेश पुलिस कुछ और फैक्ट बता रही है, फिर हिंदुस्तान में मोदी विरोधी पार्टियों को क्या हो गया है कि वो हादी की मौत और कट्टरपंथियों के प्रोटेस्ट पर झूठ और भ्रम फैलाते दिखते हैं, जबकि बांग्लादेश में हिंदुओं के साथ हो रहे अत्याचार पर चुप्पी साध लेते हैं। बीजेपी ने इस पर सवाल उठाया। देखो, बांग्लादेश में एक दलित नौजवान को कैसे जला दिया गया है। आप लोग गाजा पट्टी में होने वाले किसी भी उस पर आंसू बहाते हैं, लेकिन आपकी जवान से एक शब्द नहीं निकल रहा है, क्योंकि एक दलित नौजवान मारा गया बांग्लादेश में, और उस नौजवान के मरने पर आपकी जवानी सिल चुकी है, क्योंकि आप उसको केवल वोट बैंक के रूप में इस्तेमाल करते हैं। ये राजनीति नहीं है पांडे जी, ये राजनीति नहीं है, ये वो सच्चाई है जो आपकी तुष्टीकरण की नीति है, जिसके कारण बांग्लादेश बना है। अगर बांग्लादेश पाकिस्तान नहीं बना होता, इस तरीके से हिंदू नहीं जलाया होता। ऐसे में पब्लिक पूछ रही है सवाल नंबर 1, बांग्लादेश की हिंसा को बिना फैक्ट भारत से जोड़कर क्या कट्टरपंथियों को कवर फायर दे रही है मोदी विरोधी पार्टियां? सवाल नंबर 2, नरेंद्र मोदी से इतनी नफरत कि देश के पब्लिक सेंटिमेंट को भी समझ नहीं पा रही है कांग्रेस। सवाल नंबर 3, क्या कट्टरपंथियों को जस्टिफाई करने के पीछे तुष्टीकरण और वोट बैंक साधने की मंशा है? ये सवाल आज पब्लिक के हैं, और इन सवालों के जवाब देने के लिए आज हमारे साथ जुड़ रहे हैं बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता शिवम त्यागी, आनंद रंगनाथन, लेखक और पॉलिटिकल साइंटिस्ट हमारे साथ हैं, एडवोकेट नीलाद्री भट्टाचार्य हमारे साथ स्टूडियो में हैं, अजीज खान साहब राष्ट्रीय प्रवक्ता समाजवादी पार्टी के हमारे साथ जुड़ रहे हैं, प्रोफेसर आतिकुर रहमान पॉलिटिकल एनालिस्ट हमारे साथ हैं। लेकिन मेरा पहला सवाल डॉक्टर सुधा मिश्रा कांग्रेस की नेता को जाता है, और सुधा मिश्रा जी, मेरा सवाल आपसे है, माना कि आपको वोट बैंक या भारत के अल्पसंख्यकों की चिंता है, ये जायज भी है, आपको चिंता होनी भी चाहिए, लेकिन उस चिंता में बांग्लादेश के लिए आप भारत को कैसे रिस्पॉन्सिबल करार दे सकते हैं? भारत में जो हो रहा है उसका रिएक्शन बांग्लादेश में आ रहा है, क्या ये गैर जिम्मेदार बयान नहीं है? और सवाल इस बात का है कि इतनी चुप्पी क्यों? अगर बांग्लादेश के अल्पसंख्यक यानी कि हिंदुओं पर इतनी अटैक हो रही है तो उस पर भी कुछ बोल लीजिए। नमिका मैम नमस्कार, पूरे पैनल को मेरा नमस्कार। कंट्राडिक्ट मत करिए, आपने कहा कि लोग कह रहे हैं फिर कह रहे हैं चुप्पी, तो या तो कह रहे होंगे या तो चुप्पी होगी। दूसरी महत्वपूर्ण बात, देश हमारा भारत है, धर्मनिरपेक्ष हमारा देश है,
पाकिस्तान, बांग्लादेश, जो भी ये देश हैं, ये धर्म के आधार पर बटे हुए देश हैं। तो जाहिर सी बात है वहां पे धार्मिक उन्माद का होना उस देश का वो भविष्य है जो उसने स्वयं तय किया था। अपने देश का भविष्य हमने धर्मनिरपेक्ष बनाया था। चाहे घटनाएं बांग्लादेश में हो, चाहे किसी भी देश में हो जहां अल्पसंख्यक होते हैं, उनके ऊपर इस तरह के हो रहे आघात उस लोकतंत्र पे आघात है जिसपे सरकारों को चुप्पी नहीं साधनी चाहिए। देश में सरकार किसकी है? हमारा विदेश जो मंत्रालय है, जो हमारे विदेशी जो नीति है, वो क्या सरकार क्या कर रही है? सरकार ने क्या संज्ञान लिया? अगर हमारे हिंदू भाइयों को वहां पे इस तरह से मारा जा रहा है तो सरकार ने क्या किया? ये बड़ा प्रश्न है। कांग्रेस तो सरकार में नहीं है ना। हम तो प्रश्न खड़े करेंगे सरकार पे कि हिंदूवादी सरकार के नाम पे जनता से हमारे वोट लेने वाले लोग, अगर वहां पे हिंदुओं की इस तरह हत्या हो रही जो अल्पसंख्यक हैं, तो सरकार क्या कर रही है? उत्तर उनसे पूछिए, हमसे नहीं। हम तो प्रश्न खड़ा करेंगे। हम तो सीधे करें किसी भी देश में लाजपत नगर में कल ईसाई टोपी बेचने के लिए, त्योहार मनाने के लिए जिस तरह किया गया, वो क्या इस देश में होना चाहिए? उड़ीसा में एक टोपी बेचने वाला व्यक्ति जो कल इस क्रिसमस की बेच रहा है, क्या वो होना चाहिए? हमसे नहीं। प्रश्न सरकार से पूछे नबिका जी, क्योंकि ये सरकार उत्तर देगी, जवाबदेही देगी कि बांग्लादेश के इस हत्याकांड पे जो वहां पे हो रहा है, आपने अपने देश में वहां से भागी हुई जो व्यक्ति हैं जिनको सुधा मिश्रा जी, आपने जवाब नहीं दिया। आपने जवाब नहीं दिया कि आप कैसे कह सकती हैं कि इस देश में अल्पसंख्यकों के साथ जो हो रहा है उसका रिएक्शन बांग्लादेश में है। वहां ओस्मान का भाई, ओस्मान हादी का भाई उमर हादी कह रहा है कि ये यूनुस सरकार का फेलियर है। आपको उसमें भी मोदी सरकार का फेलियर नजर आता है। शिवम त्यागी, मोदी विरोधी जो मोदी को हर चीज में घसीट कर ले आते हैं, इस पर आप क्या कहें? नविका जी, ओस्मान हादी जिसको मारा गया, उसका भाई उमर हादी तो वहां पर खड़े होकर कह रहा है कि अंतरिम सरकार को यूनुस को भी जबरदस्ती यहां से भागना पड़ जाएगा एक दिन, जैसे पहली प्रधानमंत्री भागी थी। उनकी तो स्थिति ये है, वो मानते हैं कि सरकार ने ये अभी आने वाले चुनाव डिरेल करने के लिए ये हत्या करवाई है। लेकिन मेरे देश के दिग्विजय सिंह मानते हैं कि भारत में जिस तरीके से अल्पसंख्यकों पर अत्याचार हो रहा है, मुस्लिमों पर अत्याचार हो रहा है, इसी वजह से बांग्लादेश में हो रहा है। इसके अलावा राशिद अलवी मानते हैं कि जिस तरीके से मुसलमानों पर बुलडोजर, मुसलमानों के घरों पर बुलडोजर चलाया जा रहा है, उनके साथ अत्याचार हो रहा है, इसी वजह से बांग्लादेश में हो रहा है। और इसके उलट इमरान मसूद कह रहे हैं कि भारत में क्या जरूरत है आपको प्रोटेस्ट करने की, क्या जरूरत है आपको धरना करने की? जब गाजा के समर्थन में 2.5 लाख लोग सड़क पर आकर खड़े हो गए थे और कह रहे थे नहीं गाजा को जो है बचाया जाना चाहिए, तब क्या जरूरत थी आपको 2.5 लाख लोग आकर खड़े होने की? तब क्या जरूरत थी आपको प्रदर्शन होने की? और जहां तक बात इसकी है, बांग्लादेश की सरकार को जिसका भाई मरा वो तो जिम्मेदार ठहरा रहा है, लेकिन हमारे यहां के नेता मुस्लिम तुष्टीकरण में इतने डूबे हुए हैं कि वो आज भी कहते नहीं भारत के ही नेता जिम्मेदार हैं, भारत की ही सरकार जिम्मेदार है। और एक और चीज मैं कहना चाहता हूं, कांग्रेस की प्रवक्ता ने कहा कि हम सवाल पूछेंगे। बिल्कुल पूछिए, कोई मना नहीं कर रहा है। आप चुप हैं, मैं बताता हूं कैसे चुप है। जब सुधा जी एक एक करके आप लगातार बोल रही थी, 60 सेकंड से ज्यादा मैंने आपको समय दिया, 60 सेकंड आप शिवम त्यागी को भी सुन ले। थैंक यू। आपका चुप्पी कैसे है मैं बता देता हूं। जब गाजा फलस्तीन को लेकर विवाद चल रहा था तो यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली में कुछ देश जो हैं वो आपका टीवी चैनल चला रही है क्या? नाविका जी, मैं बोला नहीं उनके बीच में, मुझे समझ नहीं आ रहा वो इतना नाराज क्यों है। 4 बातें क्या बोल दी, आप तो बिल्कुल नाराज हो गए। दीदी प्लीज रुकिए जरा, कोई लाभ नहीं है इस बात से। जब मैं आपके बीच में नहीं बोला, पहला कमेंट तो सुधा जी आपकी सारी बात सुनी है, अब आप सुनने की भी कोशिश करें। थैंक यू। कैसे समर्थन दिया जाता है और कैसे मौन चुप्पी से जो है दूर बचा जाता है, मैं आपको एग्जांपल देता हूं। जब गाजा फलस्तीन का विवाद चल रहा था तो स्पेन जैसे देश यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली में चर्चा के लिए आए थे और प्रस्ताव लेकर आए थे, उसको एब्सटेन किया था भारत की सरकार ने। प्रियंका गांधी, राहुल गांधी, सोनिया गांधी सबने कहा था कि नहीं भारत को गाजा के लिए, फलस्तीन के लिए वोट करना चाहिए था। आप सोनिया गांधी ने एक इतना बड़ा लेख लिखा था, अब क्या अखबार वाले सोनिया गांधी का लेख नहीं ले रहे बांग्लादेश के ऊपर? बहुत बड़ा मुद्दा है। और नीलाद्री जी, मैं आपसे पूछना चाहती हूं, अगर हिंदुओं के साथ कुछ होता है तो लेख कहां चले जाते हैं, प्रोटेस्ट कहां चले जाते हैं? बल्कि बीजेपी तो यह भी कह रही है कि जो बंगाल में प्रोटेस्ट हो रहे हैं उन पर लाठी बरसाई जा रही है। अरे भाई, जनता की आवाज सुनिए ना। जनता कह रही है कि भाई बांग्लादेश में जो हो रहा है वो सही नहीं है। अब बांग्लादेश की बात पर अगर कमेंट नहीं करना चाहते तो कम से कम लाठियां तो ना बरसाइए, और कम से कम उसका कारण भारत में तो ना खोजिए, जबकि बांग्लादेश वाले खुद ही अपनी सरकार को इसके लिए रिस्पॉन्सिबल मांग रहे हैं। ये भारत के लोग हैं जो कह रहे हैं नहीं बांग्लादेश सरकार रिस्पॉन्सिबल नहीं है, यहां मोदी सरकार रिस्पॉन्सिबल है। ये कैसा रुख है? नाविका जी, इसके लिए थोड़ा सा पीछे जाना पड़ेगा हमें इसके उत्तर देने के लिए।
जब शेख हसीना की गवर्नमेंट, इलेक्टेड गवर्नमेंट को ये यूनुस सरकार ने रास्तों पे लोगों की प्रोटेस्ट से वापस करके ये एक इंटरिम गवर्नमेंट बनाया गया, और हमारी ये गवर्नमेंट जो है, ये गवर्नमेंट जो सीए एक्ट बनाता है जिसमें सिटीजनशिप एक्ट को अमेंड करके हिंदूज, जैन्स, पारसीज इन लोगों को प्रोटेक्शन की बात करता है, तो ये गवर्नमेंट आज कहाँ है जो दीपू दास की इस तरह के निर्मम हत्या में? कोई कमेंट तो बीजेपी कर रहा है, लेकिन सरकार कहाँ कर रहा है? हम लोग सरकार से सुनना चाहते हैं। इसके पीछे मुझे एक साजिश लगता है, क्योंकि आपको पता होगा कि ये दीपू दास जो है ये बंगाल में नमशूद्र या शेड्यूल कास्ट या अदर बैकवर्ड कास्ट के आदमी है। तो हो सकता है गवर्नमेंट इसमें कुछ कहना नहीं चाहता है, बिकॉज ये गवर्नमेंट तो इज अगेंस्ट द माइनॉरिटीज, ये तो फैक्ट है। हम लोग उड़ीसा में देखे हैं, क्रिसमस के सामान बेचने के लिए लोगों को डराया जा रहा है, बुलडोजर चल रहा है ऑन द मुस्लिम्स। सो दिस इज नॉट ए करेक्ट थिंग। ये जो गवर्नमेंट की चीज है, ये जो गवर्नमेंट की है, ये गवर्नमेंट इज एंटी माइनॉरिटी। आज क्यों नहीं कह रहा है? हमारे पड़ोसी देश बहुत इंपॉर्टेंट कंट्री है, इसके बारे में गवर्नमेंट क्यों नहीं कह रहा है? गवर्नमेंट क्यों चुप है? हम लोग गवर्नमेंट से सुनना चाहते हैं, मेरे भाई, बीजेपी से ये नहीं। सवाल आपका सही है, टाइमिंग गलत है, और आप मिला किस बात से रहे हैं? आनंद रंगनाथन जी, मैं आ रही हूं शिवम जी, लेकिन ओके, बस एक चीज आपसे कहना चाहता हूं, वी आर नॉट एंटी माइनॉरिटी, यू आर एक्चुअली एंटी इंडिया। अगर बात आती है, अगर बात, प्लीज बीच में नहीं बोला मैं, अभी तो शुरू भी नहीं हुआ, लगातार बोलना शुरू। अगर बात आती है बांग्लादेशियों की, घुसपैठियों की, तो ममता बनर्जी आकर इस देश को कहती है कि नहीं नहीं, मैं कोई डिटेंशन कैंप नहीं बनने दूंगी, नहीं नहीं, अगर आपके पास कोई आपका वोट काटने के लिए, प्लीज बीच में, मैंने कहा बीच में नहीं, मैं आपके बीच में बोला, मैं आपके बीच में बोला, मैं आपके बीच में नहीं बोला, मैं आपके बीच में नहीं बोला, रुक जाइए, सुन, मैं अपनी बात तो पूरी कर लूं, आपको मौका मिलेगा। तो जब बांग्लादेशियों की, घुसपैठियों की, अपने वोटरों की बात आती है, तो आप कहते हो कि अपने किचन के जो चीजें हैं उनको हथियार बना लो, मैं डिटेंशन कैंप नहीं बनने दूंगी। और जब बांग्लादेश में हो रहे हिंदुओं के ऊपर अत्याचार को लेकर सिर्फ बंगाल में प्रदर्शन भी होता है तो आप उनके सर फोड़ देते हैं। प्रदर्शन तो दिल्ली में भी हुआ है, मुंबई में भी हुआ है, इसके अलावा महाराष्ट्र में कई जगह हुआ है, इसके अलावा उत्तर प्रदेश में कई जगह सर फोड़ने की जरूरत नहीं। घुसपैठियों के सर फोड़िए ना भाई, अब ये बताइए घुसपैठियों के सर फोड़िए। और तीसरी चीज, आपने सीए को बोला, किसमें घुसपैठिया निकला? कितने? अब ये बताइए, एसआईआर तो अभी जस्ट कंप्लीट हुआ है, मतलब मैं घुसपैठिया नहीं हूं तो मुझसे प्यार से बात नहीं करोगे? मैं हिंदुस्तानी हूं तो मुझसे प्यार से बात नहीं करोगे? रुक जाओ भाई, नैरेटिव कैसे बना रहा है? मतलब अगर मैं घुसपैठिया होता तो आप मुझसे बहुत प्यार से बात करते। रुकिए ना, एसआईआर में बोला कि घुसपैठिया, मैं आपके बीच में नहीं बोला। बिहार में बता दीजिए कितने घुसपैठिया निकाले आपने? प्लीज रुकिए, सवाल ये है कि जब माइनॉरिटीज बांग्लादेश की बात हो रही है तो आप उसमें भारत के माइनॉरिटीज को इक्वेशन में क्यों ला रहे हैं? नविका जी, और सीए को बोले, ममता बनर्जी सीए को लेकर पहली ऐसी मुख्यमंत्री थी जिन्होंने ये कहा था मैं लागू नहीं होने दूंगी सीए को। आज भी उनका वही स्टैंड है, आज भी वही स्टैंड है, आज भी वही स्टैंड है कि एनआरसी नहीं होना चाहिए, का प्रोटेक्शन करना, सीए लागू नहीं होने। इसके वजह से आप लोग बैकडोर से एनआरसी लाके कोशिश कर रहे हैं। आप लोग एनआरसी इसी तरीके से बैकडोर से लाने की कोशिश कर रहे हैं। आनंद रंगनाथन जी, यहाँ जो हो रहा है उसमें चित भी मेरी पट भी मेरी हो रहा है। सीए के बारे में सवाल सरकार से पूछ रहे हैं कि आपके पास सीए है तो हिंदू वहां मरने क्यों दे रहे हैं? ये वही लोग पूछ रहे हैं जो कह रहे थे कि सीए को हम होने नहीं देंगे, लॉ इस देश का कानून बनने नहीं देंगे। चित भी मेरी पट भी मेरी। दूसरी बात, अगर बांग्लादेश में कुछ हो रहा है जहां बांग्लादेश वाले यूनुस सरकार को रिस्पॉन्सिबल ठहरा रहे हैं, यहां के विपक्षी दल जो है उसमें भी मोदी सरकार को ये इतना ऑब्सेशन है। प्रोटेस्ट पर भी इनको दिक्कत है कि भाई प्रोटेस्ट क्यों कर रहे हो? इमरान मसूद जी का सवाल है, भाई प्रोटेस्ट क्यों कर रहे हो? दिग्विजय सिंह कह रहे हैं कि यहां जो हो रहा है उसका रिएक्शन बांग्लादेश में हो रहा है। इन सब की मजबूरी क्या है? क्या इन्हें समझ नहीं आ रहा कि ये दो अलग राष्ट्रों का मुद्दा है या कोई मजबूरी है? नमस्कार नाविका, देखिए इनकी मजबूरी ये है कि ये दो राष्ट्र समझते ही नहीं। ये बेसिकली इस्लामिक राष्ट्र बनाना चाहते हैं भारत को। मैं सिर्फ अब यहाँ पे सच और तथ्य बोलूंगा। नंबर 1, जो कि ये 2014 से राग अलापते रहे हैं कि माइनॉरिटीज पे प्रताड़न हो रहा है, डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है। यहाँ तो गंगा उल्टी बह रही है। जो डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है कॉन्स्टिट्यूशन, लीगल, सोशल, एजुकेशनल, वो हिंदूज पे हो रहा है। वरना बता दीजिए कोई ऐसी मॉस्क है जिसपे स्टेट का कंट्रोल है? 1 लाख से ज्यादा मंदिरों पे स्टेट का कंट्रोल है। कोई ऐसा माइनॉरिटी स्कूल है जिसको ऑब्लिगेट किया जाता है कि 25% रिजर्वेशन आप गरीबों को दे? नहीं, हिंदू रन स्कूल्स को दिया जाता है। हर एक चीज पे हिंदूज का डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है और ये उल्टा कह रहे हैं कि मुस्लिम्स पे हो रहा है। अब इन्होंने लिंचिंग की बात करी, बुलडोजर। मैं इनसे जानना चाहता हूं, इनको पता होगा अखलाक कौन है, इनको पता है खीताराम भील कौन है, इनको पता है भरत यादव कौन है,
इनको पता है सरिता कौन है? मैं ऐसे 300 नाम गिरा दूं। हर जगह हिंदू पे डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है, मुस्लिम्स पे हो रहा है, लेकिन ये सिलेक्टिवली बोल रहे हैं कि सिर्फ मुस्लिम पे हो रहा है। आप चर्च अटैक लीजिए 2015 के बाद में पता चला 3 महीने बाद कि यूपीए के टाइम पे ज्यादा अटैक हुए थे चर्चेस पे, और वो सारे के सारे आर्सन हैं जो एनडीए के टाइम पे हुए थे, लेकिन क्रिश्चियन अंडर अटैक चल रहा है। सारा स्टेट प्रोग्राम पूरा इनका चल रहा है कि हिंदूज पे डिस्क्रिमिनेट करें, लेकिन लांछन लगा दें कि लोग सोचे कि मुस्लिम पे हो रहा है। ये नंबर 1। नंबर 2, आप क्या जानते हैं कि 2015 में और 2012 में, देखिए प्लीज इंटरप्ट मत करिए, मैं आप पे आ रहा हूं, कांग्रेस ने ये रेजोल्यूशन पास किया था कि बांग्लादेश की माइनॉरिटीज, अब बांग्लादेश की माइनॉरिटी मुस्लिम तो हो नहीं सकती, वो है हिंदू, क्रिश्चियन और सिख। बांग्लादेश की माइनॉरिटीज को इंडियन सिटीजनशिप दी जाए, ये कांग्रेस का डिक्लेरेशन है। 2012 में कम्युनिस्ट पार्टी का डिक्लेरेशन है। ये रेजोल्यूशन तब वो करती हैं कि वही चीज की जाए, लेकिन जब मोदी, जिन्होंने कोई रेजोल्यूशन नहीं किया था, वो प्रॉमिस करते हैं तो उलट जाते हैं। अब इनसे पूछिए कांग्रेस प्रवक्ता से, इनका सीएए का रेजोल्यूशन था कि नहीं? बिल्कुल था डॉक्टर मनमोहन सिंह। और सुधा जी ये डिबेट का तरीका नहीं है, कोई भी बोल रहा होता है, आप बोलती रहती है बीच में, ये सही नहीं है। डिबेट में सबको समय देती हूँ, आप सबके बीच में नहीं बोल सकती। कांग्रेस अकेली पार्टी नहीं है इस पूरे देश में, बाकियों को भी बोलने का हक है। नोटा से कम वोट मिल रहे हैं आपको, और बोल आप सबसे ज्यादा रही हैं। देखिए सुन लीजिए बात को, आप पहले इस बात को खंडित करिए कि सीएए की डिमांड कांग्रेस ने रेजोल्यूशन पास करके क्यों करी थी? नोटा वोटा से मुझे उससे मतलब नहीं है। नहीं, आपको मतलब किस बात से मुझे नहीं पता, आपको किस बात से मतलब है मुझे नहीं पता, लेकिन आपके मतलब के लिए बैठे नहीं है यहाँ पर डॉक्टर अजीज खान साहब। डॉक्टर अजीज खान साहब, मेरा सिर्फ इतना सवाल है, किसी के साथ, किसी भी अल्पसंख्यक समाज के साथ अगर इस तरह से अल्पसंख्यकों को प्रताड़ित किया जाए तो यह सही नहीं है। हमारे देश के साथ बांग्लादेश में ऐसा हो रहा है। मैं पूछना चाहती हूं, ऐसा कौन सा मंजर है जो भारत में हो रहा है जिसकी वजह से ये बांग्लादेश में हो रहा है? बांग्लादेश में लोग कह रहे हैं कि यूनुस सरकार है, यहां के लोग कह रहे हैं नहीं भाई ये भी मोदी के लिए। अरे मोदी की वजह से ही सब कुछ हो रहा है, बांग्लादेश भी वही चला रहे हैं, पाकिस्तान भी, तो फिर आप लोग इतने चिंतित क्यों हैं? मैं पूछना चाहती हूं कि सीएए का ओरिजिनल आइडिया तो डॉक्टर मनमोहन सिंह का था, तब तो बहुत वाहवाही थी इसकी स्टैंडिंग कमेटी में, पार्लियामेंट में, लेकिन जैसे ही मोदी सरकार इसे लेकर आई, हाय तौबा मच गई। आज फिर वही सवाल मोदी सरकार से पूछा जा रहा है। कहीं ना कहीं थोड़ा सा लॉजिक, थोड़े से फैक्ट और थोड़ा सा बैलेंस तो जीवन में चाहिए ही ना, कि नहीं इसकी जरूरत नहीं है? देखिए नाविका जी, जो कुछ बंगाल में हो रहा है, बांग्लादेश में हो रहा है, ये वाकई में बहुत दुखद है। और मैं लगातार कई दिनों से देख रहा हूं जो हरकत हो रही वहां, जिस तरह हत्या की गई, तमाम तरीके से तोड़फोड़ किया गया और बहुत सारी चीजें हुई हैं वहां। यकीनन इस देश का नौजवान, इस देश का देशवासी, हम सब बहुत व्यथित हैं, बहुत चिंता है। सच यह है कि बहुत चिंता है। इसकी जितनी निंदा की जाए वो सब कम है, क्योंकि ऐसी व्यवस्था, ऐसा सिस्टम कतई नहीं होना चाहिए। वहां पर जो अल्पसंख्यक हैं उनको पूरी तरह से उनका अधिकार है कि वो सुरक्षित रहें, और वहां की सरकार की जिम्मेदारी है कि उनको सुरक्षा मुहैया करें। इसमें कोई दो राय नहीं, होना चाहिए। और हकीकत यह है कि जो कुछ हरकत हुआ है उसके खिलाफ हमारे देश में प्रोटेस्ट होना चाहिए। देश के जो लोग हैं उनको आवाज बनकर आगे आना चाहिए। सारी बातें हैं, लेकिन सच्चाई ये है, इसको समझना पड़ेगा हम सारे लोगों। या देश में जो शासन सत्ता में बैठे हैं लोग, आखिर वो मौन धारण किए हैं, क्यों मौन धारण किए हैं? हमारा भाई वहां मारा जा रहा है, बांग्लादेश में मेरा भाई मारा जा रहा है, उसकी हत्या हुई है, लेकिन जो अपने आप को हिंदू हृदय सम्राट कहते हैं, साहब एक शब्द उनके मुंह से नहीं निकल रहा है। क्या मजबूरी है? हमारी फॉरेन पॉलिसी क्या है? आज चारों तरफ जो फ्रंट है, आप देखिए बांग्लादेश एक तीसरा फ्रंट खुल गया। आप देखिए पाकिस्तान की क्या चाल है, वहां की आईएसआई का क्या चाल है, इसमें कोई दो राय नहीं। मेरे ख्याल से आज के डेट में बच्चा बच्चा इस बात को जानता है। चाइना का कितना बड़ा चाल है,
चाइना क्या चाह रहा है, कैसे उकसा रहा होगा, इसमें कोई दो राय नहीं। और हमारी जो फॉरेन पॉलिसी, हमारे जो लोग हैं, इसको समझने के लिए बिल्कुल प्रयास नहीं कर रहे हैं। आज चाइना पूरी तरह से कहीं ना कहीं उकसा रहा है। पाकिस्तान के साथ ISI वो पूरी तरह से कहीं ना कहीं इन्वॉल्व है इन सारी चीजों में। और हम क्या कर रहे हैं अजीज जी, हमारी पॉलिसी क्या है? अजीज जी, बिल्कुल नगण्य, अजीज जी, शून्य पॉलिसी। नहीं पॉलिसी क्या होगी मुझे नहीं पता। आपने कहा सरकार ने चुप्पी, आपने कहा सरकार ने चुप्पी साधी हुई, मुझे नहीं पता कि आपने नोट किया या नहीं, पर 4 बार बांग्लादेश के उच्चायुक्त को समन किया जा चुका है, उन्हें बुलाया जा चुका है, स्टेटमेंट पर स्टेटमेंट दिए जा चुके हैं। और आप क्या चाहते हैं? शिवम जी जवाब दीजिए, आप चुप क्यों हैं? कमाल बात होती है हिपोक्रेसी का। अगर कोई फेस हो तो ये जो 2-3 पार्टियां हैं, आप इनको सामने, आगे से हिपोक्रेसी का सिनोनिम वर्ड ही ये हो जाए तो ज्यादा बेहतर है। ये इनके नेता हैं कि सीए का हम सिर्फ विरोध ही नहीं करते बल्कि उन सभी के लोगों के पक्ष में हैं जो इस देश की आत्मा को समझते हैं। सीए एक विभाजनकारी कानून है, सीए के विरोध में महिलाओं और युवाओं को भी आगे आना चाहिए। ये यूपी के एक बहुत बड़े नेता हैं, शायद ए से उनका नाम शुरू होता है, अखिलेश यादव का ही बयान है। 15 बयान है आपके ऐसे कम से कम। ये जो आपका भाई, जो मेरा भाई, जिस रिपुदास की बात हो रही है, उसी के लिए कानून था ये। जब कानून लेकर आ रहे थे तब तो दिन रात इतनी उछल कूद थी जिसकी कोई हद नहीं है। जब लगातार विरोध में धर्म के आधार पर कानून नहीं होना चाहिए, ये देश के लोकतंत्र पर खतरा है, ये देश पर आजादी है, देश पर खतरा है, और इसके साथ साथ ऐसी कोई बात नहीं होनी चाहिए। अगर इसमें आना है तो मुसलमानों का भी नाम दीजिए। आज वहां पर हिंदुओं को जब उनकी हत्या की जा रही है, उनको मारा जा रहा है, उनको पीटा जा रहा है, उनको भगाया जा रहा है, तब वो आपके भाई बन जाते हैं। लेकिन जब हम उनके लिए कानून लेकर आ रहे तब वो आपके दुश्मन बन गए थे। गजब बात हो गई। और एक और चीज, खास तौर पर अगर मैं कांग्रेस की बात करूं, वो कांग्रेस के प्रवक्ता ने तो बताया नहीं, लेकिन पंजाब की सरकार चन्नी उनके खिलाफ विधानसभा में प्रस्ताव लेकर आए। छत्तीसगढ़ में जो है उसकी निंदा हुई। इसके अलावा अशोक गहलोत उसके खिलाफ प्रस्ताव लेकर आए, उसके अलावा कमलनाथ उसके खिलाफ प्रस्ताव लेकर आए। आपने विधानसभाओं में प्रस्ताव लाया इस कानून के खिलाफ। आज किस मुंह से इस तरह की बातें कर रहे हैं आप? राहुल गांधी और प्रियंका गांधी सीएए के कानून के खिलाफ राजघाट पर बापू की मूर्ति पर गए थे। और आयरनी देखिए कि सितंबर 1947 में महात्मा गांधी ने ही कांग्रेस को बोलकर एक प्रस्ताव पास करवाया था कि जब हमारा पार्टीशन हुआ उसके बाद जो हिंदू उधर रह गए उनकी चिंता हमें हमेशा करनी है। सीएए का तो फॉर्मुलेशन वहां से है। 14 अगस्त 1947 को जब नेहरू ने पहला स्पीच दी थी, ट्राइस्ट विद डेस्टिनी, उसमें उसी स्पीच में उनका कहना था कि हिंदू जो दूसरी तरफ रह गए हैं विभाजन के कारण, हमें उनका ध्यान सदा रखना है। पता नहीं है कांग्रेस से कब मुस्लिम लीग बन नहीं, क्योंकि उसकी वोट बैंक इनके पास है नहीं, तो चिंता करनी नहीं है। सवाल पब्लिक पूछ रही है। और अतीकुर रहमान जी, मैं आपके पास आऊंगी। विनय सिंह कानपुर यूपी से पूछ रहे हैं, ऑपरेशन सिंदूर से लेकर बांग्लादेश में हिंदुओं के साथ अत्याचार तक, ऐसा क्यों है कि जब भी एकजुटता की बात आती है कांग्रेस देश विरोधी नैरेटिव को हवा देती है? रोहित कुमार पटना बिहार से पूछ रहे हैं, पूरा हिंदुस्तान बांग्लादेश के अल्पसंख्यक हिंदुओं के साथ है, तो फिर क्या कट्टरपंथी नैरेटिव फैलाकर कांग्रेस देश के सेंटिमेंट से खेल रही है? प्रणब दास का कोलकाता से सवाल है, क्या बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार के विरोध में मोदी विरोधी पार्टियां खुलकर बोलने की हिम्मत जुटा पाएंगी? अतीकुर रहमान, ये डबल स्टैंडर्ड्स नहीं है क्या? नाविका जी, बांग्लादेश की सबसे कड़वी हकीकत ये है, मैं समझ रहा हूं, कि वहां पर कट्टरपंथी पावर में आना चाहते हैं, हमारे हिंदू भाइयों को सताकर, मारकर, उनकी हत्या कर। ये पूरा फोर्स इसी कोशिश में है कि अगली सत्ता ये इस्लामिस्ट, और मुझे कोई गुरेज नहीं है ये बात कहने में कि जो 1980 जियाउल हक का पाकिस्तान बना था वो अब बांग्लादेश बनने जा रहा है। और यहाँ पर एक कट्टरपंथी इस्लामिक सरकार पावर में आने की कोशिश हो रही है, और वो हो जाएंगे क्योंकि उनको ये लेसन पढ़ाया है 2012 के गुजरात राइट्स में, जब बीजेपी आरएसएस ने मुसलमानों का जेनोसाइड करके, और आज वो सत्ताधारी बन के बैठे हैं, एक अम्ब्रेला पार्टी बन के बैठे हैं हमारे प्यारे भारत के अंदर। अब बताइए कि हमारी कोशिश क्या होनी चाहिए? कट्टरपंथी लोगों को पावर में आने से किस तरह से रोका जाए, ये हमारी कोशिश होना चाहिए। अब अगर कांग्रेस और समाजवादी पार्टी और ये सारे लोग संविधान की आड़ देकर ये कहते हैं कि भाई संविधान को बचाओ तो देश बचेगा, आप कहती हैं ये गलत कह रहे हैं। अब देश बचेगा कैसे इन कट्टरपंथियों से, चाहे वो बांग्लादेश में बैठे हो या बीजेपी आरएसएस में बैठे हो?
नाविका जी आनंद जी जवाब दें। नहीं नाविका, देखिए आपने ये रैशनलाइजेशन ले आए अतुकुर साहब की, जो बांग्लादेश में हिंदुओं के अगेंस्ट हो रहा है वो इसलिए जस्टिफाई किया जाना चाहिए क्योंकि यहां पे जो गुजरात कह रहे हैं 2012 में गुजरात में दंगे हुए, तो पता नहीं कौन से 2012 में हुए थे, इसलिए वहां पे ये रैशनलाइजेशन दे रहे हैं। इससे ज्यादा मैं समझता हूं अनफॉर्चुनेट रैशनलाइजेशन जस्टिफिकेशन कोई हो ही नहीं सकता। मैं अतीकुर रहमान साहब से पूछना चाहता हूं कि जो 1900 अगर आपका लॉजिक लिया जाए, पहली बात तो गुजरात में जो हुआ था वो नरेंद्र मोदी जी को बाइज्जत बरी कर दिया गया एसआईटी ने, और जो 700 हिंदूज भी मरे थे उसमें हिंदू मुस्लिम राइट्स थी। नंबर 2, आप क्या कहना चाहते हैं, जो आप रैशनलाइजेशन दे रहे हैं उसके मुताबिक तो हिंदूज को मुसलमान को मारना चाहिए था क्योंकि मुसलमानों ने 54 हिंदुओं को जिंदा जला दिया था। क्या आप वो जस्टिफाई कर रहे हैं? क्या आप आगे जस्टिफाई करेंगे कि हिंदूज को मुस्लिम को मारना चाहिए क्योंकि 1990 में इतने सारे कश्मीरी हिंदूज को मारा गया, रेप किया गया, उनको निकाला गया वहां से, तो हिंदूज भी जस्टिफाइड है? ये कैसा लॉजिक है आपका? ये मैं बताता हूं कैसा लॉजिक। यही वायलेंस को वायलेंस से जस्टिफाई करना, ये कहां तक सही है अतीकुर रहमान साहब? मैं जवाब देना चाहूंगा। देखिए आपका उतावलापन, आपका ये जिट्री जो है एटीट्यूड, ये बता रहा है कि यू आर कॉट इन द रॉन्ग फूड। डॉक्टर साहब कभी ना कभी इस चीज को कबूल कर लेना चाहिए। अब लॉजिक की बात करिए। ये कट्टरता में लेसन आरएसएस बीजेपी की पीएचडी है, जो कि आप इस्लामिक बांग्लादेश के अपने देश में उसको ये कर रहे हैं, इम्प्लीमेंट कर रहे हैं। आप बताइए कौन सी आरएसएस कट्टरपंथी नहीं नजर आते, अब आरएसएस बीजेपी सब ले आए हैं, हे भगवान। लेकिन सुधा मिश्रा जी से मेरा सवाल है, अब कांग्रेसी तो ये भी सवाल उठाते हैं कि शेख हसीना को पनाह दी गई है इसीलिए ये सब हो रहा है बांग्लादेश में। अब मुझे बताइए, अभी हाल ही में जब शेख हसीना जी बतौर प्रधानमंत्री भारत पे आई थी तो सबसे ज्यादा गले तो सोनिया गांधी जी के मिल रही थी। आपकी सरकार अगर होती तो आप शेख हसीना के खिलाफ कुछ दूसरा रवैया अपना सकते थे क्या? ये फॉरेन पॉलिसी की कंटिन्यूटी का हिसाब किताब नहीं है? मैं आपसे पूछना चाहती हूं, फॉरेन पॉलिसी पे जो आप लोग इतना ज्ञान देते हैं, ज्ञान है क्या आपके पास? रखा हमारे पास। ये प्रश्न पूछने से पहले अगर आपने थोड़ा सा रिसर्च कर लिया होता तो आपको मालूम चल गया होता जो आप प्रश्न पूछ रही हैं वो एक्चुअल में मुझसे नहीं, आपको फॉरेन पॉलिसी पे मौजूदा सरकार से पूछना था। और शेख हसीना से हम कैसे मिल रहे थे, प्रधानमंत्री जी कैसे मिल रहे थे, विदेश मंत्री कैसे मिल रहे थे, पत्रकार कैसे मिल रहे थे, सोनिया गांधी कैसे मिल रही थी, ये प्रश्न तब था जब वो प्रधानमंत्री के तौर पे आई थी, भगौड़ी थी तब नहीं। तो हमसे नहीं, जो विदेश मंत्रालय और जो वैदेशिक नीति है वो आपको ही पता होना चाहिए कि जिस भी देश की प्रधानमंत्री को उसके देश के लोगों ने भगोड़ा और उसके बाद वैश्विक स्तर पे उस पे अपराध तस्लीमा नसरीन को किसने दी थी पनाह? जरा शिवम त्यागी बताइए। ये तो उनको सौंप जैसे पालघार साधु नाविका, ये बहुत गलत बात। लिसन टू मी मैम, डोंट इंटरप्ट, सुन लीजिए। हमारे देश में जो आप लोग नफरती माहौल बना के इबादत से ज्यादा नफरत आपकी तो मोहब्बत की दुकान चल रही है, नफरत सिर्फ यहीं बिक रहा है। आनंद रंगनाथन, आपके अच्छा कितनी नफरत बेचेंगे आप? नरेशन फैलाना बंद करिए। देश में डॉक्टर साहब रुक जाइए, आप लोग हैं। नहीं वो रुकती नहीं है, आप बोलिए। आपका नरेशन है नाविका, मुझे आवाज सुनाई नहीं दे रही अपनी। देखिए ये इनका रवैया, मैं इसकी खंडन करता हूं, जो इन्होंने जिस तरह का लैंग्वेज यूज किया है शेख हसीना जी के लिए, भगौड़ी, भाग के आई वहां पे, ये ऐसे लोग हैं जिनके अंडर जब पुलिस थी उन्होंने पालघार साधुओं को सौंप दिया था, लिंचर्स को। ये जिस तरह से शेख हसीना को सौंपना चाहती हैं, ये पहले ही पालघार साधु उसको सौंप चुके हैं। ये लोग, इनके पास कोई सिंपैथी एम्पैथी नहीं है, इतना ज्यादा इनका एंटी इंडिया एंटी हिंदू बिहेवियर हो गया है कि इनको सच और गलत में कोई असर ही नहीं दिखता। बिल्कुल सही और गलत कुछ नहीं है, सिर्फ मोदी विरोध करना है और मोदी को हर चीज के लिए दोषी ठहराना है। सवाल जनता का एक और, निरादी जी सुनिए सवाल और जवाब दीजिए। सुरेंद्र कुमार का कैथल हरियाणा से सवाल है, क्या कट्टरपंथी प्रोपेगेंडा को हवा देना मोदी विरोधियों की मजबूरी या वोट बैंक के लिए जरूरी हो गया? देखिए, कट्टरपंथी को कोई हवा नहीं दे रहा है। ये फैक्ट है कि हम लोगों ने अपने देश में स्टैन स्वामी जैसा केस भी हम लोगों ने देखा, जिनको विदाउट ट्रायल विदाउट बेल जेल के अंदर उनको डेथ हो गया। वी हैव सीन दैट।
कंट्री ने, हम लोगों ने ग्राहम स्टेन्स वाला केस भी देखा जहां वो पादरी जी और उनके 2 बच्चे को जला दिए गए थे उड़ीसा में। और आज उड़ीसा में ये बीजेपी सरकार आने के बाद तो थोड़े से ये भी देख रहे हैं, थोड़े से ये भी देख रहे कांग्रेस के हैं। जमाने के भी याद कर लीजिए। और जहां तक शेख हसीना की बात है, सोनिया गांधी से मिलने के लिए ये कारण है क्योंकि जब 1975 में बंगबंधु की डेथ हुआ था तो यही इंदिरा गांधी ने इनको इनके घर में 1 साल के लिए रही थी उस समय। कौन जीवित है भाई? ये कोई भूल नहीं। इंडिया हैज बीन अ ट्रेडिशनल फ्रेंड ऑफ बांग्लादेश, और वो हो के आज जब कोई प्रोटेस्ट नहीं हो रहा है, मैं कह रहा हूं ये बड़ी दुखद बात है। मैं कह रहा हूं ना, कमाल बात ये है कि ये कांग्रेस वाले मुस्लिम लीग में कब कन्वर्ट हो गए, इनको समझ में ही नहीं आ रहा। दलाई लामा जी को भी तो नेहरू जी के समय में ही हिंदुस्तान में शरण दी गई थी, जब उनके ऊपर जान के ऊपर बात आ गई थी। इसके अलावा तस्लीमा नसरीन को भी 2007 में इसी देश ने दी थी, और इस देश की पॉलिसी रही है। जो इस देश का पड़ोसी दोस्त रहा है उसको बुरे वक्त में हमने कभी छोड़ा ही नहीं है। और एक कमाल बनाने की कोशिश, और एक और कमाल की बात थी, मैं ये अतीकुर रहमान जी के लिए, उन्होंने कहा कि वो आनंद रंगनाथन जी इतना छटपटा क्यों रहे। भाई आज एक चीज तो है, मैं उनसे अग्री करता हूं, आनंद रंगनाथन जी छटपटा तो रहे क्योंकि एक उनके भाई को बांग्लादेश में भीड़ ने मेरे भाई को पीट पीट कर मार दिया और पेड़ से बांधकर उसमें आग लगा दी। लेकिन दूसरी तरफ जो मारने वाले हैं उनके भाई अतीकुर रहमान यहां बैठकर इस बात को यह कह रहे हैं कि भारत में भी होता है माइनॉरिटीज पर अत्याचार, भारत में गुजरात हुआ। टीएमसी वाले कह रहे हैं भारत में फलानी जगह 2 लोगों को मार दिया, 3 लोगों को मार दिया। एक तरफ एक भाई को मारा जा रहा है, दूसरी तरफ अतीकुर रहमान जो मारने वाले हैं उनको जस्टिफाई कर रहे हैं। तो छटपटाना तो नेचुरल है भैया। सवाल हमने आज जनता से पूछा, बांग्लादेश में हिंदू खतरे में है, कांग्रेस कट्टरपंथियों को कवर फायर देकर देश के सेंटिमेंट से खेल रही है क्या? सैंपल साइज 23,000 लोगों का। हाँ कहने वाले 87% लोग, नहीं कहने वाले 9%, कह नहीं सकते 4%। 87% लोग मानते हैं कि बस मोदी में ही खोट नजर आता है, बांग्लादेश के हालात में भी मोदी ही दोषी नजर आता है। आज सवाल इस बात का है कि वही लोग मोदी सरकार से सवाल पूछ रहे हैं कि भाई बांग्लादेश के हिंदुओं को क्यों नहीं बचाते वो लोग जो कभी सीएए के लिए जमीन पर उतर आए थे कि सीएए लागू नहीं होने देंगे। हर तरफ अपनी भी बात, हर तरफ चित भी मेरी पट भी मेरी, कोई तो कहीं तो औचित्य होगा, पता नहीं। आज यही सवाल पब्लिक का है। तमाम पैनलिस्ट को धन्यवाद करती हूं और दर्शकों लेती हूं आपसे इजाजत। नमस्कार।